तो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशंस में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों मैंने लिखा नहीं है, आपके पास बुक हो तो आप उसमें से देख दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ दूंगा अभी यहाँ पर। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, तो जो पिन कमेंट है उसमें रीड मोर पे आप क्लिक करिए, ठीक है। तो पार्ट 1 से बच्चों आपको इस चैप्टर का लिंक वहां पर मिल जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 7 पे क्लिक करना है। पूरा प्लेलिस्ट बच्चों बनाया हुआ है, सारे क्वेश्चन, सारे सैम्पल प्रॉब्लम, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स भी पढ़ा दिए बच्चों, और उसका आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियोस में आंसर लिखाए हैं, अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप विजिट करिए, नीचे जो कमेंट सेक्शन पिन कमेंट है आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये नए बच्चों के लिए बताया था, पुराने बच्चों को पता ही बच्चों, आज हमको इसको फिनिश करना है, जो ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों 7.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, एक पीडीएफ डाल दूंगा, इसी चैप्टर का मैं पीडीएफ ऊपर डाल दूंगा, या तो फिर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का लिंक होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। है इसमें बच्चों कुछ भी नहीं, आइए मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक ऐसा डायग्राम बच्चों आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मेरे को अपने लैपटॉप में पढ़ना पड़ेगा पीडीएफ देख के, ओके। तो इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है आगे देखिए बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, students of a school are standing in rows and columns in their playground for a drill practice, ठीक है। तो बच्चों की ड्रिल प्रैक्टिस होने वाली है अभी, और वो अपने स्कूल के ग्राउंड में बच्चों रोज और कॉलम्स में खड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, ये रोज हैं आपकी, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज है, और वर्टिकल जो है वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3 ऐसे करके, और ये कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, ओके, कॉलम 3, कॉलम 4। तो आपकी बुक में बच्चों मैंने पूरा यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, वो ग्राफ पेपर जैसे उन्होंने आपको स्क्वायर छोटे छोटे ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ कहीं उन्होंने ए लिखा हुआ है, तो क्या ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ सकते हो आप, तो सिंपली मैंने ए की पोजीशन को बिल्कुल सही जगह बनाया है, बी की पोजीशन को बिल्कुल सही जगह बनाया है, सी की पोजीशन को और डी की पोजीशन को। तो अभी हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेंगे। देखते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन ये क्या कहता है, आगे पढ़ता हूँ। कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन अ रोज एंड कॉलम्स इन देयर प्ले ग्राउंड ऑफ फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। कह रहा है ABCD आर द पोजीशंस ऑफ 4 स्टूडेंट्स एज शोन इन द फिगर 7.4, ओके। तो ये जो फिगर है बच्चों, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, उनकी पोजीशन दिखाई गई है। स्टूडेंट्स कौन से हैं, ABCD, ये स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए बच्चों, कोई भी स्टूडेंट अगर आप पकड़ लो तो उसका एक रो होगा और एक क्या होगा, कॉलम होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, आपको स्टूडेंट का कॉलम पहले लिखना है और फिर रो लिखना है, रो कॉलम नहीं करना है, कॉलम कॉमा रो करना है, क्योंकि एब्सिसा हमारा पहले आता है, ऑर्डिनेट बाद में, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। जैसे कि बच्चों ए की पोजीशन अगर हम आपसे पूछें तो ध्यान से चेक करिए, ये कॉलम चल रहे हैं ना, ये कॉलम चल रहे हैं, तो देखिए ये ऑरिजिन है आपका, तो ऑरिजिन से आप 3 पे आए, और फिर मतलब कॉलम नंबर क्या है, 3। तो ए वाला जो स्टूडेंट है वो कॉलम नंबर 3 में, क्योंकि ये सब कॉलम है ना, ऐसे ऐसे कॉलम है, तो कॉलम नंबर 3 में, लेकिन इसकी रो क्या है, 5। तो पॉइंट ए के बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जहां स्टूडेंट ए खड़ा हुआ है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 3,5। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए आपको कोई डाउट है, कोई डाउट है, पढ़ना आ रहा है? चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, मतलब बी का जो कॉलम नंबर होगा वो उसका एब्सिसा होगा, और जो उसकी रो नंबर होगी वो उसका ऑर्डिनेट होगा। आपके सामने जब डायग्राम आएगा आप क्लियरली देख सकते हो, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप देख लो, कोई टेंशन का बात इसमें बच्चों नहीं है, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स पढ़ लीजिए, देखिए ऑरिजिन से आप आइए, ये 7th कॉलम में होगा, बी कहाँ होगा, 7th कॉलम में, और इसकी रो नंबर क्या है, इसकी रो नंबर ये लगभग बच्चों 9 के सामने आ रहा है, हाँ थोड़ा सा मुझे नीचे ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो 7,9, ठीक है, तो ये 7,9 है इसके कोऑर्डिनेट्स। बी की रो कॉलम नंबर कितना है, 7, और रो नंबर कितनी है इसकी, 9, 9th रो और 7th कॉलम में। अब सी को देखो बच्चों, सी वाला जो स्टूडेंट्स है आपका बच्चों, वो ओ से यहाँ तक चलेंगे तो ये 11th कॉलम में है और 5th रो में है, तो 11,5 आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से बच्चों डी के, ये डी है, तो डी के जरा पढ़िए, ये 7th कॉलम में है और इसकी रो नंबर कितनी, 1, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 7,1 हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। डी कोऑर्डिनेट्स, डी के जो कोऑर्डिनेट्स 7,1, मतलब इसका जो कॉलम है बच्चों वो 7 है, और रो कितनी है इसकी, 1 है, रो नंबर 1 है। कोई डाउट है बताइए। अब आगे बढ़ता हूँ, सुन लीजिए। कह रहा है इज इट पॉसिबल, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल, होंगे भाई कोई जसपाल है, ठीक है, जसपाल नाम का कोई बंदा है। अब सुनो उसके बारे में क्या कहता है। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल in such a way that he is equidistant from
ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ABCD, इफ सो व्हाट शुड बी हीज पोजीशन। सुनिए, कह रहा है क्या आप जसपाल को ड्रिल में इस तरीके से बिठा सकते हैं कहीं पे, ठीक है, ये जो प्रोग्राम जो भी इनका चल रहा है इसमें आप जसपाल को कहीं पे बिठा सकते हैं इस तरीके से कि जसपाल की जो पोजीशन है वो A, B, C और D, ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं इनसे वो इक्वी डिस्टेंस पे हो। जसपाल इक्वी डिस्टेंस मतलब जसपाल अगर यहाँ कहीं आ जाए बच्चों, ठीक है, तो जसपाल शायद A से जितना डिस्टेंस पे होगा, यहाँ जसपाल है पॉइंट J पे, जसपाल A से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही B से, उतना ही C से और उतना ही आपका D से, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अब बात ये है उन्होंने बच्चों क्वेश्चन पहले देखिएगा पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल। कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि जसपाल को हम इस तरीके से बैठाएं कि वो A से जितना डिस्टेंस पे हो उतना ही B से हो, उतना ही C पे, उतना ही D से। तो देखिए बच्चों ऐसा तो तभी पॉसिबल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हम A को ज्वाइन कर दें B से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी बच्चे, A को ज्वाइन करें B से, B को C से, C को D से और D को A से, ठीक है, और ABCD एक स्क्वायर हो जाए। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ABCD क्या हो जाए, एक स्क्वायर हो जाए। अगर ABCD एक स्क्वायर होगा तभी तो उसके डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी। ध्यान से चेक करिए, ABCD अगर एक स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है, मतलब ऑल द साइड्स इक्वल आना चाहिए, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू DA, तभी तो बच्चों क्या होगा, ध्यान सुनिए, तभी तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, आपको पता है कि ऑल द साइड्स अगर इक्वल है बच्चों तो वो रोम्बस भी हो सकता है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा क्वेश्चन का, ठीक है, ऑल द साइड्स अगर इक्वल है मतलब ये 4 साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस के लिए भी क्वालिफाई हो सकता है, और वो बच्चों आपका क्या हो सकता है, वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका क्या हो सकता है, ये डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं, ऑल द साइड्स इक्वल में वो आपका रोम्बस भी हो सकता है और वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बच्चों जब ऑल द साइड्स इक्वल आ जाए तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये रोम्बस है कि स्क्वायर है, मतलब आपको डायगोनल चेक करने हैं। अगर डायगोनल, ध्यान दीजिएगा जरा, हम नाम रख देते हैं बच्चों इसका अकॉर्डिंग टू वहाँ से देख के ABCD, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा ABCD, ठीक है बच्चों। अभी हम AB की लेंथ निकालेंगे, BC की, CD की, DA की, ऑल द लेंथ्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो रोम्बस है कि स्क्वायर है। कैसे कंफर्म करते हैं बच्चों, अगर ध्यान दें, अगर डायगोनल इक्वल आ गए, अगर डायगोनल इक्वल आ गए, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD आ गया, तब तो वो स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और डायगोनल AC इज नॉट इक्वल्स टू अगर BD आया, डायगोनल अगर इक्वल नहीं है बच्चों तो वो रोम्बस होगा। अब सुनिए, जसपाल को एकदम यहाँ पर इस तरीके से बिठाने के लिए, सपोज पॉइंट J पे जसपाल है, यहाँ पे बच्चों वो तभी बैठ सकता है, और कंडीशन क्या है कि वो इक्वी डिस्टेंस हो, A से, B से, C से और D से। तो सुनो मेरी बात, ABCD का स्क्वायर होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये रोम्बस हो गया तो हम आंसर में लिख देंगे, रोम्बस हो गया तो हम आंसर में लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल सच अ वे दैट ही इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 4 स्टूडेंट्स ABCD। क्यों सर, अगर रोम्बस हो गया तो क्यों नहीं वो इक्विडिस्टेंस पे आ सकता है, A से, B से, C से, D से, ठीक है बच्चों। इक्विडिस्टेंस का मतलब समझिएगा, इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि JA जितना हो, JA इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, JB इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, JC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, JD, ठीक है, ये होता है इक्विडिस्टेंस। ऐसा तभी होगा बच्चों, ध्यान चेक करिए, जब डायगोनल्स इक्वल होंगे। भाई अगर डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है, अगर AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BD है, ठीक है, तो इसके हाफ भी तो इक्वल होंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो AC का हाफ जो होगा वही तो BD के इक्वल होगा, बात समझो। और AC का हाफ क्या है, AC का हाफ क्या है, AJ ही तो है, यानी कि जो AJ होगा वो किसके इक्वल होगा, जो AJ होगा वो किसके इक्वल होगा, जो AJ होगा वो किसके इक्वल होगा, जो AJ होगा AC का हाफ AJ किसके इक्वल होगा, BD का हाफ। अब BD का हाफ बच्चों आप कुछ भी बोल दो, चाहे आप इसको BJ बोल दो या JB बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, BJ बोल दो आप इसको, या आप इसको JD बोल दो, ठीक है। और देखो AJ किसके इक्वल था, JC के, क्योंकि आपको पता है कि जो डायगोनल के, सॉरी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तब तो सब लोग कंफर्म हो, तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो बाइसेक्ट करते हैं। भैया सुनो एक बात बताएं, यहाँ डायगोनल ही इक्वल नहीं तो उनके हाफ क्या इक्वल होंगे, बात समझे। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर AJ जो होगा वो JC के तो इक्वल होगा, AJ JC के तो इक्वल होगा, ठीक है। और सुनिए मेरी बात, एक बात और मेरी सुनिए कि BJ जो होगा वो JD के इक्वल होगा, लेकिन बच्चों BJ AJ के इक्वल नहीं होगा। चेक करो, डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी वो उसकी टेंशन नहीं। लेकिन जब डायगोनल ही इक्वल नहीं थे तो ये पोर्शन तो इसके इक्वल है, चलो, क्योंकि J इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, ये इसके इक्वल है, बट ये पोर्शन इसके इक्वल नहीं। तो J जो होगा वो B से अलग डिस्टेंस पे हो जाएगा, A से अलग डिस्टेंस पे हो जाएगा। अगर हमारा रोम्बस बनेगा, रोम्बस में डायगोनल कहाँ इक्वल होते हैं, तो जब डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये चारों पार्ट ही कहाँ से इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। कंफर्म नहीं है कि ये इसके इक्वल हो जाए,
बात समझे। और अगर स्क्वायर होगा तो कंफर्म है कि जब पूरा पूरे के इक्वल था तो पूरे का जो हाफ है यानी कि बीजे टू एजे हो जाएगा, एजे जेसी के इक्वल था तो और बीजे किसके इक्वल था, जेडी के, तो सब कुछ आपस में इक्वल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है? तो इसलिए बच्चों जो जसपाल है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी डी तभी होगा जब ये स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाए, ए बी सी डी अगर स्क्वायर हो जाए। तो अब हमको क्या चेक करना है, ए बी सी डी स्क्वायर है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बताइए स्क्वायर कैसे चेक करते थे। स्क्वायर ऐसे चेक करते थे, ऑल द साइड्स इक्वल आना चाहिए एंड डायगनल्स आर इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों पहले ए बी निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकालिए, इक्वल आ जाता है। उसके बाद आपको डायगनल चेक करना है बी डी और ए सी। ठीक है, आइए बच्चों कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं इसका। वैसे तो आप लोग इसको बच्चों बना लोगे, ठीक है। और सुनिए मेरी बात, अगर ये स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप बच्चों चाहें तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, और चाहें तो आप बी डी का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। जो भी आएगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द जसपाल। सुनो, एब्सिसा जो होगा वो उसका कॉलम नंबर होगा और जो ऑर्डिनेट होगा, सही में बोल रहा हूँ, हाँ, एब्सिसा जो होगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कॉलम नंबर होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसका रो होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो बहरहाल अगर आप उसकी पोजीशन ही बता देते हो तो वही काफ़ी है, क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं कुछ पूछा तो है नहीं कि भाई कॉलम नंबर क्या होगा, रो नंबर क्या होगा। फिर भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो एग्जाम में। अब आइए बच्चों इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों ए बी को। तो डिस्टेंस ए बी बच्चों हम फटाफट निकालते हैं, पूरा चैप्टर हो गया है। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 बच्चों 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16। हाँ भाई 16 प्लस 16 2 टाइम्स 16 होता है ना, तो 2 इंटू 16 इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ भाई? 32 आएगा ना, 32 को 2 इंटू 16 लिखोगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, 4 रूट 2 यूनिट्स आ गए बच्चों। अब ए बी निकाल लिया, चलिए बी सी निकालते हैं। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 7 बच्चों कितना होता है बताइए? 11 माइनस 7 कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 16। और यहाँ पे ध्यान दें बच्चों 5 माइनस 9 माइनस 4 तो होता है लेकिन माइनस 4 का स्क्वायर भी तो करना है, तो प्लस 16 ही आएगा। अब 16 प्लस 16 ये भी आ गया, तो 4 रूट 2 यूनिट्स आप लिख लीजिएगा बच्चों आगे, यूनिट्स। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है किसकी? सी डी की। ठीक है, बी सी निकाल लिया, बी सी भी उतना ही आ गया। अब सी डी निकालिए, तो सी और डी पे फोकस करिए बच्चों। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना है? 7 और x1 कितना है? 11। 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 7 माइनस 11 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 16। ये अगेन बच्चों देखिए 4 रूट 2 यूनिट्स आ गया। चलो बहुत बढ़िया, तो ये क्वालिफाई तो हो रहा है अभी या तो स्क्वायर या तो रोम्बस के लिए, वो तो भी पता चलेगा, रुक जाओ डायगोनल निकाल के। अब बच्चों हम लोग निकाल लेंगे क्या? डी ए। डी ए बोलो ए डी बोलो, बात क्या है? सेम है। जो डी ए की लेंथ होगी वही तो ए डी की लेंथ होगी, तो ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट? अब ध्यान दे बच्चों, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना होता है? 30। वही बात हो जाएगी, 4 रूट 2 यूनिट्स आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप अपनी कॉपी में लिखोगे सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल तो इट मे बी रोम्बस, ABCD में भी रोम्बस और इट इज़ अ स्क्वायर, सो वी विल चेक व्हाट? लेंथ ऑफ डायगनल्स। ठीक है बच्चों, चलो AC निकाल लो, डायगनल AC निकालो बच्चों। तो A और C पे आपका फोकस होना चाहिए। देखिए बच्चों x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 5 बच्चों 0 हो जाएगा, है ना? तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो 11 माइनस 3 बच्चों कितना होता है बोलिए? 11 माइनस 3 8 होगा ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बस। अब बच्चों देखिए प्लस में 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। 0 का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज 8 का स्क्वायर प्लस 0 8 का स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो 8 यूनिट्स यहाँ पर हमारे पास आ गया बच्चों। क्या? डायगोनल AC। अब
सुनो, अब डायगोनल BD निकालेंगे बच्चों। अगर डायगोनल BD 8 आ गया दोबारा, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है और जसपाल को इस तरीके से हम बिठा सकते हैं कहीं पर इनके बीच में ABCD जो स्टूडेंट्स हैं कि वो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा A से B से C से D से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यानी कि JA = JB = JC = JD आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए बच्चों हम BD निकाल लेते हैं। तो BD अगर हम निकाल लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, BD x1 y1 x2 y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 7 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट 7 - 7 0, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 1 - 9 बच्चों -8 होता है, -8 का स्क्वायर करोगे प्लस 64 आ जाएगा। 64 + 0 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स होता है स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, चेक कर लीजिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल से AC = क्या आ गया BD, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कुछ आप लोग लिखिएगा, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, सो वी कैन प्लेस जसपाल एट द पॉइंट। अब मुझे बताइए जसपाल को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं बच्चों? AC के मिड पॉइंट पे। तो बताइए जसपाल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1 x2 y2। ठीक, तो निकालिए जसपाल के कोऑर्डिनेट्स बच्चों। अगर हमने x, y अज्यूम कर लिए, यानी कि जसपाल की जो कॉलम है वो x वाली है, मतलब कॉलम नंबर उसका x है और रो नंबर उसका क्या है? y है। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, ये x1 y1 और ये x2 y2। x निकालिए बच्चों फटाफट। तो x = x1 + x2 y2, यानी कि 3 + 11/2 कितना हो जाएगा? 11 + 3 बच्चों कितना होता है? 14। तो 14/2 स्टूडेंट्स हो गया 7, यानी कि जसपाल कॉलम नंबर 7 में। ओके, तो जसपाल का जो x कोऑर्डिनेट है वो 7 है। अब बच्चों हम जसपाल का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y = what? y1 + y2/2, यानी कि 5 + 5/2 है ना। तो 5 + 5/2, 5 + 5 बच्चों 10 होता है, 10 / 2 5 होता है। तो जसपाल का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 5। तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ द जसपाल इज व्हाट? 7,5। बच्चों अगर आप देखिए, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आप उसी तरीके से आंसर करिए। पहले उन्होंने क्या बोला था, जरा मैं अगर क्वेश्चन अपना देख लूँ बच्चों, तो सबसे पहले उन्होंने बोला था इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल, ओके, इन सच अ वे दैट ही इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 4 स्टूडेंट्स ABCD। तो हम लिखेंगे यस दिस इज पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन ड्रिल in such a way that he is equidistant from the 4 students ABCD. Why? Because ABCD is a square, that's why it is possible. फिर आगे उन्होंने पूछा था if so what should be his position? तो his position is what? 7,5। और इसका मीनिंग क्या है कि the column of Jaspal is what? 7th column and his row is what? 5th। चेक करो, 7th कॉलम है ये यहाँ कहीं और ये 5th रो। ये देखिए बच्चों, ये 7th कॉलम और ये सॉरी यहाँ से लाइन कहाँ से खींच रहा हूँ, ये 7th कॉलम बच्चों और ये 5th रो। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं जसपाल बैठा होगा। ठीक है, और ये जो जसपाल होगा ये A से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही B से, उतना ही D से, उतना ही C से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। निजात मिलेगी इस चैप्टर से फिर आपको भी, ठीक है, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है कि आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। बच्चों ध्यान दीजिए, आयुष है कोई बंदा, उसको हाउस से कहाँ जाता था वो? ऑफिस। मतलब ऑब्वियसली कोई बंदा होगा हाउस से ऑफिस जाएगा, लेकिन कभी कभी अगर उसको काम पड़ गया, मान लो काम पड़ गया होगा आयुष को, देखो क्या कुछ काम पड़ गया, लग रहा है बैंक जा रहा है अभी, वो पहले ऑफिस नहीं जा रहा है। देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफिस, अब वो आज बच्चों ऑफिस नहीं गया, समझ लीजिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग द ऑफिस डायरेक्टली ना जाकर, बच्चों डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा शायद क्लियर हो जाएगा ना। मान लीजिए कि ये H पॉइंट पे क्या है उसका हाउस है, ठीक है, H पॉइंट पे क्या है उसका हाउस है, ओके, और हाउस से बच्चों उसको जाना कहाँ होता था वैसे तो? ऑफिस तक। तो O पॉइंट पे सपोज उसका ऑफिस है। देखो बच्चों पढ़ने में बड़ा लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, अभी देखिए आराम से हो जाएगा। तो हाउस से वो ऑफिस जाता था, कैपिटल H हाउस की पोजीशन है, पॉइंट O जो है वो ऑफिस की पोजीशन है। अब हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफिस, मतलब हाउस से ऑफिस नहीं गया, ठीक है, अब क्या करता है, ही गोज टू बैंक फर्स्ट। ओके बच्चों, आज कुछ ऐसा काम पड़ गया कि वो बैंक चला गया पहले, ठीक है, तो सपोज बच्चों वो बैंक चला गया, बैंक मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, पॉइंट B पे बैंक है मान लो, फिर क्या करता है, फ्रॉम देयर, मतलब बैंक से पहले हाउस से बैंक गया, फ्रॉम देयर हिज डॉटर स्कूल, फिर अपने डॉटर के स्कूल चला गया, कोई काम होगा बैंक के बाद, पेरेंट्स मीटर PTM वगैरह होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह, तो बैंक से कहाँ चला गया बच्चों, डॉटर के स्कूल, स्कूल को सपोज मैं S से दिखा रहा हूँ, ठीक है,
आप जरा बच्चों कुछ इस तरीके से इसको समझिए कि ये जो ब्लू मार्कर से हम आपको डार्क करके दिखा रहे हैं, ये इसका डेली का रूटीन था आयुष का। अब आज उसको काम पड़ गया, ये वाला जो डार्क से हमने आपको दिखाया है, ये जो डिस्टेंस ब्लू से, ये उसका डेली का रूटीन था। हाउस से कहाँ जाता था? सीधे वो ऑफिस। लेकिन आज क्या हुआ बताइए? हुआ होगा कुछ काम पड़ा तो बैंक गया, बैंक से अपने डॉटर के स्कूल गया। अब आगे पढ़िए, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो हाउस से बैंक गया, बैंक से डॉटर के स्कूल गया। अब देखिए, देन रीचेस द ऑफिस, उसके बाद बच्चों ऑफिस पहुंचा है वो। तो स्कूल से कहाँ जाएगा? ऑफिस। अब बच्चों इस डायग्राम को देख के आप मुझे ये बताइए, क्योंकि देखिए मैंने ऐसा ही डायग्राम क्यों बनाया है, मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों अगर आप पढ़ें तो आपकी बुक में यहाँ के बाद लिखा है, यहाँ जब क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है, क्वेश्चन मार्क क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ फुल स्टॉप था, इसके बाद जो क्वेश्चन था वो गलती से मैं लिख नहीं पाया था तो मैंने यहाँ लिख दिया, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष इन रीचिंग हिज ऑफिस। ओके, आयुष को आज अपने ऑफिस पहुंचने में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस लगा, ये आपसे पूछा गया है। जब उसका रूटीन डेली जैसा नहीं हुआ, मतलब ऑफिस ना जाके वो पहले बेचारा बैंक गया, बैंक से स्कूल गया, स्कूल से कहाँ गया? ऑफिस गया। बात समझ में आई? तो कह रहा है कि कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस आज वो चला, ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बच्चों ब्रैकेट में उसके बाद लिखा था, अज्यूम दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन। मतलब आप ये मान के चलिए कर्व रास्ते पे नहीं गया, ऐसा नहीं कि पता लगा हाउस है और यहाँ बैंक है और ऐसे टहलते हुए ऐसे जा रहे हैं, नहीं, कर्व पाथ नहीं बनेगा, स्ट्रेट पाथ बनेगा हर जगह, ऐसा इन्होंने बोला है। यही रीज़न है बच्चों, हाउस से बैंक, बैंक से स्कूल, स्कूल से ऑफिस और हाउस से डायरेक्टली ऑफिस, सबको मैंने स्ट्रेट लाइन से दिखाया, कहीं पे मैंने कर्व नहीं दिखाया है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्लियर? बताओ उसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? सर आप एक काम करिए, HB ले लीजिए, ठीक है। HB मतलब हाउस से बैंक का डिस्टेंस प्लस बैंक से स्कूल का डिस्टेंस और प्लस स्कूल से ऑफिस का डिस्टेंस, इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इनमें से आप किसको माइनस कर दीजिए? जितना वो डेली चलता था। बताओ वो डेली कितना चलता था? इनमें से आप सर माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए क्या? HO, हाउस से ऑफिस वाला डिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा। आप लोगों को नहीं देख के लग रहा है? बताइए। पहले वो डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाता था ऑफिस, अब वो कैसे गया? बैंक, स्कूल, फिर ऑफिस। तो ये वाली लेंथ मतलब डिस्टेंस, HB वाली डिस्टेंस प्लस BS डिस्टेंस प्लस SO डिस्टेंस में से हम क्या माइनस कर दें? HO, क्योंकि HO तो वो डेली चलता ही था बच्चों, उसको हटा दीजिए टोटल डिस्टेंस से, तो आपको पता चलेगा आज वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बात समझ में है कि नहीं? अब कुछ नहीं करना है, निकालना शुरू कर दो। इसके लिए उन्होंने बच्चों आपको हिंट भी दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से चेक करें। उन्होंने बोला है इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, मतलब ये जो पॉइंट H है जहाँ पे उसका हाउस है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए? 2,4 है। और बैंक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 5,8 है। ओके, और उसके बाद स्कूल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 13,4 हैं स्टूडेंट्स, 13,4। ये जितना देखने में बड़ा लग रहा था उतना ईजी हो गया। ऑफिस कहाँ पे बच्चों इसका? 13,26 पे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एंड द कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर्स। ओके, मतलब आप समझो जो भी डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस का हम आंसर लास्ट में करेंगे उसमें हम यूनिट क्या लिखेंगे? किलोमीटर। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप HB निकाल लीजिए, लेकिन उसके पहले सभी बच्चे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको लैंग्वेज लिखनी है क्या? कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हाउस H, मतलब हाउस H पोजीशन पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बैंक B पोजीशन पे उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, स्कूल S पोजीशन पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑफिस O पोजीशन पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब फटाफट बच्चों HB निकाल लीजिए। सुनो, मेरे पास ना यहाँ जगह नहीं, आप अपनी कॉपी में लिखना है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? हाउस एंड बैंक। डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक इज गिवन बाय HB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई HB कैसे निकलेगा? x1 y1 x2 y2, ठीक है, निकाल लो, बहुत इजी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखते हैं कितना होता है। 5 माइनस 2 बोलिए कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और प्लस 8 माइनस 5 क्या होता है बोलिए? 8 माइनस 5 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। एक बात बताओ, 9 प्लस 9 क्या होता है? 2 टाइम्स 9, अरे 18। 18 को 2 इंटू 9, तो इसको हमने 2 इंटू 9 लिखा, या 9 इंटू 2 लिख दीजिए, 9 टू 18 ही तो होता है, ठीक है। तो 9 इंटू 2 इसलिए हमने लिखा है बच्चों इसको। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने गलत ले लिए हैं क्या? चेक करिए जरा एक बार। हाउस के कितने दिए हैं? 2,4। बैंक के कितने दिए हैं? 5,8
और आपके स्कूल के 13,14 है और ओके चलो सब कुछ तो सही लिया है, तो यहाँ पे रूट में तो नहीं आना चाहिए। चेक करिए 2 सही लिया है 2। हाँ बताइए कोई डाउट है, कोई गलती हुई? हाँ 8 - 4 होना चाहिए था बच्चों, यहाँ मैंने गलती कर दी है, सॉरी कॉपी करने में। देखो x2 - x1 यानी कि 5 - 2 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर बच्चों y2 - y1 यानी कि 8 - 4 क्या होता है 4। 8 - 4 तो 4 होगा, 8 - 4 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16, 16 + 9 क्या होता है 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आना चाहिए, सही ना, यानी कि कितना आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है कोई डाउट है बताइए? हाँ तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ आपको दिखाने के लिए हम लिख लेते हैं कि हाउस और बैंक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 5 किलोमीटर, सही है। ओके तो ये HB कितना हो गया बच्चों 5 किलोमीटर। ठीक, अब निकालते हैं बच्चों डिस्टेंस बिटवीन व्हाट बैंक एंड स्कूल, जिसको आप BS से दिखाओगे, बैंक एंड स्कूल। हाँ भाई x1 y1 x2 y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 13 - 5, तो 13 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 14 - 8 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो 14 - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 13 - 5 कितना होता है बोलिए 8 होता है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर और प्लस 14 - 8 कितना होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये तो बड़ा फेमस है, आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, 36 + 64 100 और 100 का स्क्वायर रूट तो बच्चों बहुत फेमस है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो यानी कि बैंक और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है बच्चों 10 किलोमीटर। आप मेरे डायग्राम पे नहीं जाइएगा, बता लगा आप बोलें बच्चों कि सर 5 को तो बड़ा बना दिया 10 को छोटा, ऐसा नहीं है, रफ डायग्राम था अपने समझने के लिए, ठीक है। ओके अब बच्चों डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ऑफिस निकालिए SO, ये एग्जाम में मत कर देना ऐसे SO लिख के आगे पता लगा कुछ भी, आपको स्टेटमेंट लिखनी है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ऑफिस। ओके ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसी बात पे आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर मार्क्स कट जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी। SO इज इक्वल्स टू रूट ओवर, फटाफट एक ही सेंटेंस तो लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ऑफिस, ये लिख दीजिएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 13 - 13 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का बच्चों होल स्क्वायर, तो 26 और -14 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 13 0, 0 का स्क्वायर रूट सॉरी 0 का स्क्वायर 0 होता है, 13 माइनस कितना है 14, 6 - 4 बच्चों 2 होता है और 2 - 1 1, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 144, 144 + 0 144, 144 का स्क्वायर रूट तो सभी को पता है, वैसे भी अंदर 12 का स्क्वायर था ओनली, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 12 ही आ जाएगा, यानी कि बच्चों स्कूल और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर्स, सही है। अब इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मेरे पास जगह नहीं है, कॉपी करिए, तो यहाँ भी हम लिखते चले जा रहे हैं बच्चों। बैंक और स्कूल के बीच का कितना आ गया था हमारा 10 और प्लस स्कूल और ऑफिस के बीच का कितना आ गया हमारा 12, अब माइनस करना है इसमें से क्या HO यानी कि हाउस और ऑफिस के बीच का जो होता है तभी तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं क्या एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट आयुष इज गिवन बाय HB + BS प्लस SO - HO। अब HO और निकालना है बच्चों, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, आशा करता हूँ आपने निकाल लिया होगा, हटा दें। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब तो इसमें था कुछ भी नहीं, समझाने में भी मुझे टाइम लग ही गया, इसमें कुछ नहीं करना था, आएगा तो बोलेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। HO इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 13 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 26 और -4 का होल स्क्वायर, सही है। चेक कर लीजिए x2 - x1 यानी कि 13 - 2 और प्लस y2 - y1 यानी कि 26 - 24। बच्चों ये थोड़ा सा वैल्यू अब यहाँ पे शायद निकालने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं क्या आता है, रुक जाओ। 13 - 2 क्या होता है बताइए 11, 11 का स्क्वायर बच्चों 121, भाई 11 का स्क्वायर 11 × 11 121 और 26 - 4 क्या होता है 22, है ना, यहाँ आएगा कितना 26 - 4 22, 22 का बच्चों स्क्वायर कर लीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 22 × 22 2 2 = 4 2 2 = 4 2 2 = 4 और 2 2 = 4 4 4 4 8 और 4 कितना हो गया 484 हो गया, सही है। बताइए अब बच्चों इसको ऐड करिए जरा, कितना हो जाएगा ऐड करिए, देखिए 484 में बच्चों ऐड करना है कितना 121, 4 + 1 5 8 + 2 10 होता है, कैरी 1 जाएगा यहाँ, 4 + 1 5 + 1 6 605 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसका स्क्वायर रूट बच्चों आपको निकालना ही पड़ेगा,
कौन से मेथड से? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। अब जिन बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो आप 10th का पेपर कैसे दे रहे हो बच्चों? यूट्यूब पे आप टाइप करिए स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, 2-4 न्यूमेरिकल करके आइए, किसी ना किसी ने कराया होगा, ठीक है? तो उसको आप सीख लो, नहीं आता है तो, वरना नहीं आता है कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ यहाँ तो, ठीक है, फटाफट। वैसे तो आता होगा, 10th क्लास में हो आप। नौ बच्चों 605 का अगर हम स्क्वायर रूट लें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो क्या करेंगे? 605 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 0 बढ़ाएंगे और 0 0 बढ़ाएंगे, और चलो एक और पेयर बढ़ा लेते हैं, ठीक है? तो पॉइंट के लेफ्ट में स्टूडेंट्स 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं, याद है? ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो दो डिजिट का ये बनेगा और 1 डिजिट का ये, और राइट में 2 डिजिट के बनेंगे, सही है ना? अब क्या करते थे बताइए? टेबल पढ़ते थे। तो अब हम कोई टेबल ऐसी पढ़ेंगे खुद के साथ कि या तो 6 आ जाए या तो 6 से छोटा, तो 1 1 जा 1 होता है चलेगा, 2 2 जा भी चलेगा, 3 3 जा नहीं चलेगा, बिकॉज 3 3 जा 9 होता है, 9 6 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा यहाँ पे 4, 6 - 4 बच्चों कितना होता है? 2। अब यहाँ 2 था तो 2 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट पेयर को हम कॉपी कर लेंगे, क्या है? 0 5 पे था बार, ऐसे हमने बार लगाया था, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब स्टूडेंट्स कोई ऐसा टेबल पढ़िए यहाँ पर, कोई ऐसा टेबल पढ़िए कि जो नंबर यहाँ पे भी आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए, इस नंबर को उठा के इस पूरे 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 205 आना चाहिए स्टूडेंट्स, या तो इससे छोटा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये 4 टाइम्स जाएगा शायद, मतलब फोकस करिएगा, 4 यहाँ पे भी आ जाए शायद, और 4 अगर यहाँ पे भी आ जाए, तो ये वाले 4 को उठा के अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को नहीं किया जाता है, 2 को आप छोड़ दो, ये वाले 4 को उठा के इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 + 1 17, 176 तो आ रहा है बच्चों। अगर मैं 5 से करूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, चेक करो। मान लो अगर यहाँ 5 लिख दूँ और यहाँ 5 लिख दूँ, यानी कि 45 × 5 लिख दूँ, 5 5 = 25, 2 5 4 = 20 + 2 225 बच्चों, 205 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 4 ही लेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे बच्चों 4 था तो 4 तो आप पहले यहाँ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ पर बच्चों माइनस करना है, तो 15 - 6 कितना होगा? 9। यहाँ पे बचेगा 9, 9 - 7 कितना होता है? 2। यहाँ से कैरी लिया था, 1 - 1 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पॉइंट है, तो अब आप यहाँ भी पॉइंट लगा दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट पेयर आप उतारने जा रहे हैं, तो ये हमने नेक्स्ट पेयर 00 वाला यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करें? अब बच्चों देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए कि वही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है? और लगभग कितना आ जाए? 2900 या उससे छोटा आ जाए। तो कौन सा नंबर लें ऐसा हम लोग? क्या 6 टाइम्स जाएगा क्या, या 5 टाइम्स? कितने टाइम्स जाएगा? देखो 48, यहाँ भी 5 ले लो, यहाँ भी, तो ये बन जाएगा 485, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 = 25, 2 5 = 40 + 2 42, 4 5 4 = 20 + 4 24, 2424, 2425 आ रहा है बच्चों। एक बार और जा सकता है, लो चेक करते हैं ज़रा। तो 4 8 तो है ही, अगर हम 6 ले लें और यहाँ भी अगर हम 6 ले लें, तो 486 × 6 6 जा बच्चों 36, 3 जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48, 48 + 3 कितना होगा? 51, और 5 6 4 जा 24, 24 + 5 कितना होगा? 29। ओके, तो ये आ रहा है बच्चों ज़्यादा, ये तो ज़्यादा आ रहा है। चलो 5 टाइम्स ही ले जाओ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ बच्चों हमने कर दिया 5, ठीक है? तो कितना आ रहा है? 2425 आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? ओके, कितने टाइम्स गया था? यहाँ 5 लिखना ही हमें पड़ेगा, और 5 यहाँ हमको ऐड भी करना पड़ेगा, सही है? 5 + 5 10, 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 4 ऐड कर दिया 5, ये आ गया। इसको माइनस करो बच्चों, 10 - 5 क्या होता है बोलिए? 10 - 5 5 होता है, सही है? 9 - 2 7 होता है, और यहाँ से कैरी गया होगा तो 8 - 4 4, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट पेयर स्टूडेंट्स आप कॉपी करेंगे, ठीक है? अब देखिए बच्चों, पता है यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे अभी तक आपने डेसिमल के 1 प्लेस तक तो निकाल लिया है, कम से कम 2 प्लेस तक निकाल के राउंड ऑफ कर देना, देखते हैं क्या होता है। ये कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? 490 के पीछे ऐसा कोई नंबर लिखो कि 47,500 आ जाए, या तो उससे कुछ छोटा आ जाए। तो क्या ये बच्चों, क्या ये 9 टाइम्स जाएगा? चलो 9 से ले आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 490 के पीछे यहाँ 9 फिल किया हमने, और यहाँ भी 9 से किया। 9 9 = 81 8, 9 9 = 81 8, और 4 9 = 36, 36 + 8 कितना हो जाएगा? 44। तो ये हो गया 44,181। हाँ सही तो है, 9 टाइम्स जा रहा है ना, तो 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ भी 9 आएगा। अब 9 में 9 ऐड करोगे, 9 + 9 18, 1 4 9 ऐसा आ जाएगा कुछ, है ना? और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 44,181। अब बच्चों एक बार बताऊँ, छोड़ दो, अब ये पॉइंट के 2 डिजिट तक निकल गया ना, छोड़ दो, ठीक है?
राउंड ऑफ कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो रूट आया है अप्रॉक्सीमेटली कितना आया है बताइए, 24 पॉइंट, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो था नहीं, इसका कोई आपको सुनो, ये एक इरेशनल नंबर है भाई, इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये तो आता ही चला जाएगा। अब इसको बच्चों अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा। देखिए लास्ट में जो नंबर है वो क्या है, 5 से ज़्यादा, तो आगे 1 ऐड कर दीजिए, तो 24.5 की जगह हम इसको लगभग 24.6 किलोमीटर हम इसको लगभग बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 24.6 किलोमीटर। तो इतना ही कर लीजिए, इतने कुछ इसमें आपके मार्क्स नहीं कटे जा रहे हैं वहाँ पे, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं। 24.6 बच्चों हमने यहाँ हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बताइए, सॉल्व करिए इसको बच्चों। देखिए 5 + 10 + 12 कितना हो जाएगा, देखिए 10 + 12 कितना होता है बोलिए, 22, 22 + 5 27 किलोमीटर, तो ये हो गया। और फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, माइनस क्या है 24.6। अब बच्चों 27 में से 24.6 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 27 को आप 27.00 लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें से आपको माइनस करना है 24.6। 6 के बाद अब कोई डिजिट नहीं है बच्चों, तो 0 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ से कैरी लिया होगा तो यहाँ बचा होगा 6 - 4 2, और 2 - 2 0, 2.40 बच्चों, 2.4 ही तो होता है, 2.40, 0 का कोई मतलब नहीं, 2.4 ही तो होता है, यानी कि 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर नहीं लिख के आना है बच्चों, ठीक है। हमको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष इन रीचिंग हिज ऑफिस इज 2.4 किलोमीटर। लैंग्वेज के फॉर्म में हमको आंसर देना है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट। इसके अलावा मैथमेटिक्स के और भी चैप्टर्स के लिंक नीचे दिए, मेरे ख्याल से मैंने लगभग सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। जो चीज़ें छूटी होंगी वो आ जाएंगी, जैसे कहीं पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम छूट गया है या कुछ भी, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, फिजिक्स का चैप्टर। हाँ कौन सा, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर करना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो हो गया है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब हम अपलोड करेंगे, तो ये आने वाला है कल से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि लाइट रिफ्लेक्शन उठाया और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डायरेक्ट लगाने लगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपने यूट्यूब से एक घंटे में इधर से पढ़ा है शॉर्ट में, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसमें बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है, जो कमेंट यहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है, ठीक है, उसमें करीब मेरे ख्याल से 41 या 42 पार्ट्स होंगे, तो लेके बैठो आप। नहीं 41 42 नहीं, शायद कितने पार्ट्स, 21, हाँ 22 पार्ट्स है, तो उसको पहले अच्छी तरीके से कर लो, है ना। इधर उधर भटकते रहोगे नहीं तो न्यूमेरिकल वगैरह आपसे लग नहीं पाएंगे। तो पहले आप वीडियोस देखिए मेरे, जो क्लासेस हुई हैं, तसल्ली से उसको 7-8 दिन बैठ के देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले वीडियो सीधे देख सकते हैं। तो बच्चों जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।